Hello friends, welcome back to our YouTube channel Orphan Chemistry. Feel positive with chemistry and get all the solution here. दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक नया पार्ट SRN1 रिएक्शन मैकेनिज्म, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। इस रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग इसके मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे, एक एक स्टेप करके जानेंगे और काइनेटिक्स के बारे में जानेंगे, सूटेबल सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोफाइल और किन किन सॉल्वेंट का हम लोग यूज कर सकते हैं वो इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम लोग जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है हमारा SRN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। यहाँ पर SRN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में S जो है वो सब्स्टिट्यूशन को दिखाता है, राइट। R जो है वो रेडिकल को दिखाता है, N न्यूक्लियोफिलिक को दिखाता है, N1 जो है वो स्टैंड करता है यूनिमॉलिक्यूलर के लिए। तो इसको डिफाइन ऐसे किया जा सकता है, द SRN1 reaction is defined by unimolecular nucleophilic substitution reaction involving radical anion। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, the SRN1 reaction is defined by a unimolecular nucleophilic substitution reaction involving radical anion। ओके, यानी कि अब तक जो हम लोगों ने देखा है एरोमेटिक में वो क्या था, पहला था बेंजाइन मैकेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा था, दूसरा था ARSN हम लोग को देख रहे थे कि कैसे क्लोरीन डिस्प्लेस होता है और उसकी जगह पर एक न्यू न्यूक्लियोफाइल जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो ये तीसरा टाइप का रिएक्शन मैकेनिज्म है जिसमें रेडिकल इन्वॉल्व होता है, यानी कि रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो इससे पहले जो हम लोग एलिफेटिक में रेडिकल वाला पढ़े थे उसमें क्या था कि 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा था, इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप एंड चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो ठीक ये रिएक्शन भी उसी टाइप का होने वाला है। ओके, इस रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग अब तक सीखे क्या है कि ये जो SRN1 है उसका मतलब क्या है। S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन, R रेडिकल, N न्यूक्लियोफिलिक एंड 1 स्टैंड फॉर यूनिमॉलिक्यूलर। और कुछ इस तरह से इसका डेफिनेशन बन सकता है कि द SRN1 रिएक्शन इज डिफाइंड बाय अ यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग रेडिकल एनायंस। ठीक है, सबसे पहले 1949 में ये रिएक्शन मैकेनिज्म एक्सीडेंटली फॉर्म हुआ था या एक्सीडेंटली देखा गया था जब एल्काइलेशन किया गया एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स का एल्काइल हैलाइड के साथ। तो हमें मिला कार्बन एल्काइलेटेड कंपाउंड्स, यानी कि कार्बन पर जाके ये एल्काइल हैलाइड जुड़ गया। तो सबसे पहले हैश ने ये रिएक्शन करा और उसके बाद क्या हुआ, 1970 में ब्यूनेट एंड किम ने फर्दर इस रिएक्शन पे काम किया और उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो SET रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करता है, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज्म को। और उन्होंने बताया कि ये जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल डिफरेंट मैकेनिज्म है बाकी दो मैकेनिज्म के अपेक्षा। आगे बढ़ने से पहले एक बार और बता दें कि ब्यूनेट एंड किम जो थे वो उन्होंने ये बात बताया था कि ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो काफ़ी सारे दूसरे प्रोसेस से भी प्रोसीड किया जा सकता है। इसमें पहला क्या है वो है थर्मल रिएक्शन, यानी कि हम लोग जो रेडिकल प्रोड्यूस कराने वाले हैं वो किन किन स्टेप से, किन किन मैकेनिज्म से होकर हमें ये रेडिकल मिल सकता है। तो पहला है ये थर्मल रिएक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी। ठीक है, दूसरा जो मैकेनिज्म है वो होगा फोटो इनिशिएशन
रिएक्शन। तीसरा जो प्रोसेस होगा वो होगा केमिकल इनिशिएशन बाय अल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया। चौथा जो होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इनिशिएशन। पांचवा जो होगा वो हमारा होगा Fe2+ यानी कि फेरस इनिशिएटेड रिएक्शन। इसकी जगह पे हम लोग FeCl2, ठीक है, FeSO4 ये सब लेकर रिएक्शन प्रोसीड होता है। सेमेरियम आयोडाइड भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस रिएक्शन में रेडिकल प्रोड्यूस कराने के लिए। एंड द लास्ट जो है वो होगा सोडियम अमलगम इनिशिएटेड रिएक्शन, ठीक है। तो इन सब रिएक्शन मैकेनिज्म जो हमें रेडिकल प्रोड्यूस कराता है, इन सब रिएक्शन मैकेनिज्म के हो जो है वो SRN1 रिएक्शन प्रोसीड होता है। अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म पे। इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे। तो इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने बात किया कि SRN1 रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो कैसा रिएक्शन मैकेनिज्म है, चेन रिएक्शन मैकेनिज्म है। इसमें हम लोग 3 स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप होगा चेन इनिशिएशन स्टेप, दूसरा होगा चेन प्रोपगेशन स्टेप, एंड जो लास्ट होगा वो होगा चेन टर्मिनेशन स्टेप। वहाँ पे रिएक्शन रुक जाता है। तो हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म का। तो पहला स्टेप जो होगा चेन इनिशिएशन, उसमें हम लोग देखते हैं कि एराइल हैलाइड सब्सट्रेट फर्स्ट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ डोनर एंड बिकम्स एन एनायन रेडिकल। हम लोग इंट्रोडक्शन में बात कर चुके थे कि ये SET मैकेनिज्म से होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। कोई एक डोनर ग्रुप होता है जो कि सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन देता है, और फिर वो सबस्ट्रेट में जो कार्बन और हैलाइड के बीच का जो बॉन्ड है वो उसका फ्रेगमेंटेशन होता है, यानी ये टूट जाता है। और डिपेंड करेगा कि कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा, उसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्टेप में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डोनर जो है इलेक्ट्रॉन देगा इस सबस्ट्रेट पे, हैलाइड पे, और ये सबस्ट्रेट को एनायनिक रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अगला स्टेप क्या होगा चेन प्रोपगेशन में, एनायनिक रेडिकल लूजेज द हैलाइड एनायन गिविंग राइज टू एन एराइल रेडिकल। It can be easily attacked by nucleophile to form a new radical anion which subsequently lead to the product formation। यानी कि ये वाला जो हमारा जो एराइल हैलाइड है एनायनिक रेडिकल, उसमें क्या हो रहा था, फ्रेगमेंटेशन हुआ किसके बीच में, ये एराइल कंपाउंड मान लेते हैं और ये हेलोजन कंपाउंड, कोई हेलोजन ग्रुप है। तो ये कार्बन और हेलोजन के बीच में जो ये बॉन्ड जो है वो टूटेगा। अब कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा, तो हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि आयोडीन का सबसे अच्छे से टूटेगा, फिर उसके बाद ब्रोमीन का, देन क्लोरीन का। इस तरह से CX का बॉन्ड जो है वो टूटने का ऑर्डर है। तो जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो AR रेडिकल यानी कि एराइल रेडिकल जो है वो उसका फॉर्मेशन होगा और हेलोजन बाहर निकल जाएगा। हम लोग जानते हैं कि रेडिकल जो होता है वो कार्बोकेटाइन की तरह बिहेव करता है, इस वजह से यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक कर देगा यहाँ पे एक नया एनायनिक रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट स्टेप में जो हम लोगों का फॉर्मेशन हो रहा था वो X के साथ जो है वो एनायनिक रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन जो सेकेंड स्टेप है वो हमारा कैसा है, एक नया फ्री रेडिकल का रेडिकल एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ से चेन टर्मिनेशन का स्टेप शुरू होने लगता है, क्योंकि ये वाला जो रेडिकल का जो फॉर्मेशन हुआ वो दूसरे मॉलिक्यूल ARX के दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करता है, और यहाँ पर ये जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर कंपाउंड के रूप में बिहेव करता है। ये क्या करेगा, अपने जो इलेक्ट्रॉन ये है वो इसको डोनेट कर देगा इस साइड पे, और फिर से ये यहाँ से रिएक्शन शुरू हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे इसके पास जो डोनर साइट है ये इलेक्ट्रॉन इसको प्रोड्यूस
प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक उसी तरह से ये जो है इलेक्ट्रॉन इसको प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर ये इसके लिए डोनर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से ये जो है वो एक साइकिल की तरह ये रिएक्शन मैकेनिज्म प्रोसीड करता जाता है और जो लास्ट में चेन टर्मिनेशन हो जाता है और जो ओवरऑल रिएक्शन है वो हमारा ये होगा। ये था हमारा मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन। और जो मैकेनिज्म के बारे में जो एक इम्पोर्टेंट बात था जो साइक्लिक जो घूमता रहा था उसके बारे में कि ड्यूरिंग द चेन प्रोपगेशन step, the aryl radical with attached nucleophile get recycled to give इंटरमीडिएट रेडिकल, यानी कि जो हमें न्यू रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ एराइल रेडिकल का, वो बार बार उस पहले वाले सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा और वहाँ से फिर से वो मैकेनिज्म एक साइकिल की तरह घूमता जाएगा और जो है प्रोडक्ट मिलता जाएगा। अगर इस मैकेनिज्म से हम लोग काइनेटिक की बात की जाए कि इस रिएक्शन मैकेनिज्म की काइनेटिक्स क्या होगी, कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये फॉलो करेगा, तो हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। क्योंकि चेन प्रोपगेशन स्टेप बहुत फास्ट होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इस रिएक्शन मैकेनिज्म में वो स्लो होता है। तो जो स्लो स्टेप होता है वो हमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। उसी से हमें पता चलता है क्या कि रेट क्या है रिएक्शन का। तो इस रिएक्शन मैकेनिज्म में जो ये पहला वाला जो है वो RDS स्टेप है और इससे पता करते हैं हम लोग कि ऑर्डर क्या है। चूँकि इस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर जो है वो उसकी कंसंट्रेशन हम लोग अकाउंट नहीं करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि ओनली सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है और इस वजह से ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को भी फॉलो करता है। यानी कि इसकी जो काइनेटिक्स होगी वो क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर होगी। और यूनिमॉलिक्यूलर हम लोग जानते हैं, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होगा उसमें ओनली वन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इस वजह से इसको हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग जो SRN1 रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट ले रहे हैं उसका कैसा नेचर होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल जो ले रहे हैं उसका नेचर कैसा होना चाहिए और सॉल्वेंट कितने टाइप का हम लोग ले सकते हैं। तो पहला बात हम लोग करते हैं सबस्ट्रेट के बारे में। तो सबस्ट्रेट के बारे में जो पहला पॉइंट है वो क्या है, एक तो सबस्ट्रेट जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होना चाहिए। चूँकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है, या फिर फर्स्ट स्टेप में बात की जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऐसा ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, इसको डोनेट करेगा। तो जो सबस्ट्रेट होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग इस टाइप के सबस्ट्रेट का इस्तेमाल करते हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता हो, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का। दूसरा बात आ सकता है कि बिसाइड्स बीइंग good electron acceptor या transfer, the substrate must form radical anions that cleave into aromatic radicals and the leaving group at an appropriate rate। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ साथ वो सबस्ट्रेट का जो गुण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए कि ARX बॉन्ड जो है वो
किसका सबसे जल्दी टूट सकता है, यानी कि ARI का सबसे जल्दी पहले टूटेगा, AR ब्रोमाइड का उसके बाद, एंड देन AR क्लोरीन का। ठीक है, ये ऑर्डर होता है ARX बॉन्ड के फ्रेगमेंटेशन का। ठीक है, तो हम लोग ऐसे सब्सट्रेट चूज करते हैं जो कि ईजिली, यानी कि उसका जो रेट होगा ARI बॉन्ड के टूटने का वो किसका सबसे फास्ट होगा, तो हम लोग ये वाला सबसे पहले प्रेफर करते हैं। और सब्सट्रेट में तीसरा पॉइंट जो है वो एक जनरल ऑर्डर है सब्सट्रेट का, जो कि हम लोग मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में लेते हैं, जनरल ऑर्डर है। जिसमें पहला आता है PHI, क्योंकि इसका रेट टूटने का रेट सबसे फास्ट है, एंड देन PHBr, इसके बाद PHMe3I, PHS, PH फ्लोराइड, और जो लास्ट में होगा PHOPH। ये होगा हमारा ऑर्डर कि कौन सा रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। इधर वाला सबसे फास्ट रिएक्शन शो करेगा, जबकि इधर वाला सबसे स्लो। ओके, ये कैसा है, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। अब हम लोग चलते हैं न्यूक्लियोफाइल में, कौन कौन सा न्यूक्लियोफाइल हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग न्यूक्लियोफाइल के रूप में जो यूज़ करते हैं वो होगा कार्बोएनायंस फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, नाइट्राइल्स, कीटोन, ईस्टर, NN डाइमिथाइल, एसिटामाइड, एंड मोनो एंड डाई एनायंस फ्रॉम बीटा डाइकार्बोनिल are among the most commonly used nucleophile। ये सारे न्यूक्लियोफाइल जो है वो यूज़ किए जाते हैं। सॉल्वेंट के बारे में मैं आपको यहीं बता दूँ तो इसमें हम लोग जनरली जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो होगा लिक्विड अमोनिया। ओके, दूसरा DMSO, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। ठीक है, तीसरा जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो होगा एक्वस टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, और हम लोग सोडियम अमलगम इन लिक्विड अमोनिया यूज कर सकते हैं। तो ये सभी था हमारा SRN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। तो इस रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, उनके बारे में कि किन स्टेप से होकर के रिएक्शन मैकेनिज्म प्रोसीड करता है, और फिर सब्सट्रेट के बारे में जाना कि किस टाइप के सब्सट्रेट हम लोग ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, काइनेटिक्स के बारे में जाने, न्यूक्लियोफाइल के बारे में जाने, सॉल्वेंट के बारे में जाने। तो ये था हमारा SRN1 रिएक्शन के बारे में।